तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुनजी ल्यूजियांग से मिलने के लिए आता है तो शुइकियान भी वहीं पर आ जाती है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर फिर से क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं जाकर डैड को इस बारे में बता दूंगी और इस बार डैड तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि तुम मर जाओगे। तो ल्यूजियांग जल्दी से जुनजी के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है सिस्टर अगर तुम्हें इससे बात नहीं करनी, अगर तुम्हें इससे नहीं मिलना तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर जुनजी के साथ मिल रही हूँ, इस सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। शुइकियान उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरह बात करने की, अगर मैं डैड को जाकर इस बारे में बता दूं कि तुम यहाँ पर जुनजी से मिल रही हो तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे और उसके बाद तुम कभी भी जुनजी से मिल नहीं पाओगे। तुम्हारा जुनजी शुइकियान से कहता है लेडी मून प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर ल्यूजियांग को कुछ बताने के लिए आया हूँ, ऐसे वो बता लो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शुइकियान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर जल्दी से इसको बताओ और चले जाओ। तुम्हारा जुनजी ल्यूजियांग से कहता है कल हमारी चू फैमिली ट्विन सिटी को छोड़कर एक दूसरी सिटी में जा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया था। ल्यूजियांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाले हो, इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग दोबारा कभी भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। शुइकियान उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ से दफा हो रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर हमें कभी दिखाई भी नहीं दोगे, चलो अब जल्दी करो, तुमने बता दिया आप जहाँ से चले जाओ। और उसी के साथ ही वो नीचे उतर जाती है क्योंकि वो छत के ऊपर खड़ी थी। जुनजी उसे कहता है ल्यूजियांग मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसे कहती है नहीं मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जुनजी उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ल्यूजियांग उसे कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, हालांकि मेरी बहन चेंज हो गई है, वो तुम्हें पसंद करना छोड़ गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम यहाँ पर मेरे से वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार क्यों न करना पड़े। जुनजी मैं हमेशा तुम्हें नहीं भूलूंगी। और वो वहीं पर खड़ी रह जाती है जबकि हमारा जुनजी उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। तो ल्यूजियांग कहती है उसके बाद से और भी ज्यादा हालात खराब होते गए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सफाई का काम किया जाता था, इसके अलावा मुझे फैमिली के मैटर्स में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करने दी जाती थी। शुइकियान किसी के साथ वहाँ पर चलती हुई आ रही होती है और कहती है मुझे फ्यूचर में ड्रीम फैमिली को ज्वाइन करना है, इस बार जो मार्शल आर्ट की सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है तो मैं हिस्सा लूंगी। तो बंदा उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी रास्ता क्लियर कर दूंगा, पैसे से हर एक चीज हासिल की जा सकती है। साथ ही उसे कहता है ये छोटी लड़की जो तुम्हारी बहन है ना। शुइकियान उसे कहती है नहीं ये मेरी बहन नहीं बल्कि ये एक नौकरानी है, तुम इस लड़की को मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। ल्यूजियांग कहती है मैं वहाँ पर दिन रात हर वक्त काम करती रहती थी, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, सभी लोग मुझे बुली करते थे, लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक था, क्या मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करते रहना चाहिए था। कि जुनजी की मेरी लाइफ से निकल जाने के बाद मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा था, मुझे बस यही करना था। जुनजी का मेरी लाइफ से निकल जाना बिल्कुल इसी तरह था कि दिन की रोशनी में से सूरज का निकल जाना। फिर एक दिन वो भी आता है जब जुनजी यहाँ पर प्रपोजल लेकर आता है जहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत हुई थी। ल्यूजियांग वहीं पर स्पाई कर रही होती है जबकि इनकी फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर चू यहाँ पर वापस आया है, सुना है कि वो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया, वो शुइकियान से मैरिज की बात करेगा, वो अंकल शुई से बात करने के लिए आया है, लेकिन वो लड़का पागल हो गया है। लगता है कि इस बार अंकल शुई से बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं कि वो लड़का तो एक कुएं में बैठे हुए मेंढक की तरह है और मैं शुइकियान वो तो एक जीनियस है। तो ल्यूजियांग उनकी बातें सुनने के बाद कहती है लगता है ये सभी लोग यहाँ पर यंग मास्टर चू की बात कर रहे हैं, मुझे जुनजी के पास जाना होगा। वो भी जल्दी से भाग के वहाँ पर चली जाती है। तो दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ल्यूजियांग उन सभी के बीच से बाहर की तरफ निकल रही होती है। वो उनसे कहती है मुझे रास्ता दो। वो सभी लोग कहते हैं ये लड़की भी यहाँ पर आई है, लगता है ये भी तमाशा देखने के लिए आई है। उसे रास्ता देते हैं और वो भी निकलती हुई आगे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है, वहाँ से झुककर सामने की तरफ देख रही होती है। तो कल जुनजी कहता है शुइकियान लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ, नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन ल्यूजियांग से शादी की बात करने के लिए आया हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है ल्यूजियांग से कहता है ल्यूजियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ल्यूजियांग उसे कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। जहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो ल्यूजियांग को उठाता है अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे कहता है आज के बाद यही तुम्हारा घर है, हम दोनों इसी घर में रहेंगे। इस सीन में 9 फ्लोर्स पैलेस का दिखाया जाता है। 9 फ्लोर्स पैलेस में लिटिल क्रिस और मिस बिंगली वो दोनों एक 9 लोटस फ्लावर को पकड़ कर लाए थे, उन्होंने उसे पिंजरे में बंद किया था, लेकिन वो आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद वो चलता हुआ सीधा लड़कियों के रूम में आ जाता है जहाँ पर लड़कियां सो रही होती हैं। तो लड़कियों के रूम में आने के बाद वो एक लड़की के बिस्तर के अंदर घुस जाता है। तो वो लड़की वहीं पर आती है शुगर तुम फिर से मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो। तो शुगर उसे कहती है कि तुम फिर से कोई सपना देख रही हो, मैं तो यहाँ पर मैं अपने बिस्तर में हूँ। वो लड़की उसे कहती है तो फिर मेरे बिस्तर में कौन है। वो अपने बिस्तर के ऊपर से चादर को हटाती है तो उसके बिस्तर के अंदर 9 स्टार स्नो लोटस फ्लावर होता है। वो उसे देखते एक जबरदस्त चीख मारती है क्योंकि वो जल्दी से अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जब वो अपने साइज को बड़ा करता है तो वो लड़कियां और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लोग कहती हैं ये तो एक सुपर टेरिबल मॉन्स्टर मैन है। वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियों को यही लगता है कि ये एक आदमी है, लोगों ने पहले किसी मर्द को नहीं देखा हुआ। ये सभी की सभी लड़कियां यहीं पर थी जब से ये छोटी हैं। वो लड़की जिसके बिस्तर के अंदर लोटस फ्लावर घुसा था वो लड़की दूसरी से कहती है शुगर अब क्या होगा, इसने तो मुझे टच कर लिया, अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो फिर क्या होगा। यहीं से एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल क्रिस और मिस बिंगली दोनों इस फ्लावर को पकड़ने के बाद आकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। मिस बिंगली लिटिल क्रिस से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये पिंजरा काफी रहेगा इसको ट्रैप करने के लिए। लिटिल क्रिस से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इसे वैसे भी अंधेरा पसंद है, ये यहीं पर रहेगा, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तो लिटिल क्रिस और बिंगली दोनों भागते हुए अपने पिंजरे की तरफ जाती है और जाकर पिंजरे को देखती है तो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल गया होता है। मिस बिंगली काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है तुमने क्या कर दिया, अब जाओ जाकर उसको पकड़ कर लाओ वरना मिस को पता चल जाएगा। मिस जूशा को पता चल गया तो वो
गुस्सा हो जाएगी। तो लिटिल क्रिस जल्दी से भागती हुई जाती है और लड़कियों के रूम में जाकर उसको एक जबरदस्त किक मार दिया और लोटस फ्लावर को वहीं पर नीचे गिरा देती है और कहती है सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 स्टार स्नो लोटस, हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर 9 स्टार पैलेस के लड़कियों को आकर तंग करने की, तुम हमारी लड़कियों को बुली कैसे कर सकते हो, आप देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। तो वो सभी लड़कियां ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है एल्डर क्रिस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही किक से हरा दिया। साथ ही वो लड़की वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है मिस मुझे बताएं इसने मुझे टच किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सेकंड मिस ने कहा था कि जब कोई आदमी आपको छूता है, जब कोई मर्द आपको छूता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाती है। तो लिटिल क्रिस भी उनकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हम लोग जाकर अपनी सीनियर यूशा से पूछते हैं, उनको इस बारे में पता होगा। लेकिन उसी वक्त तो मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो लिटिल क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पंच को रेडी करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारती है जिससे उसकी बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देती है। बेचारा स्नो लोटस फ्लावर वहीं पर टूट जाता है और मर जाता है। तो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो जल्दी से वापस आती है और अगर सीनियर यूशा से पूछती है, सीनियर यूशा कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जेड से पूछती है जेड तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई में इस मॉन्स्टर के किसी लड़की को टच करने से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जेड उसे कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इस बिंगली लोगों से कहती है तुम लोगों को हुआ क्या है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक 3 लाख वाला स्नो लोटस फ्लावर मॉन्स्टर था, वो इंसान नहीं था। अगर कोई आदमी किसी लड़की को टच करेगा तो टच करने से बेबी तो नहीं बन जाएगा। आदि बिंगली उनसे कहती है इस वक्त हमें इस तरह की बहस नहीं करनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर ये कौन सी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो सीनियर यूशा से कहती है लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, अगर उन लड़कियों के दिमाग में कोई इस तरह की बात है तो हमें उसको निकालना होगा। फिर साथ ही वो से कहती है लेकिन सेकंड मास्टर ने कहा था कि किसी आदमी के टच करने से आप प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन वो तो पूरा साल बाहर रहती है। अगर वो पूरा साल बाहर रहती है तो बहुत सारे आदमियों ने टच करते होंगे। अगर ऐसी बात होती तो हमारे 9 स्टार पैलेस में तो बहुत सारे बच्चे होते, उनके तो बहुत सारे बेबीज होते। तो बिंगली फिर से आगे बढ़ती है और उनको बीच में टोकते हुए कहती है लिटिल क्रिस ने उस स्नो लोटस फ्लावर को फोड़ दिया है जिसकी वजह से अब हमारे पास एक रेडिश कम है, तो हमें एक और रेडिश की जरूरत पड़ेगी। तो लिटिल क्रिस से कहती है मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उन लड़कियों ने मुझे इस प्रेगनेंसी वाली बात का बता दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उस मॉन्स्टर को इतने जोर से पंच मार दिया कि वो वहीं पर फूट गया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। सीनियर यूशा से कहती है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे है, 6 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें एक और रेडिश को लेकर आना होगा, जल्दी से जाओ जाकर लोटस फ्लावर को लेकर आओ। तो लिटिल क्रिस उस लोटस फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है जबकि इन लोगों के पास 2 रेडिश बची होती है, वो इन दोनों को रखकर वहीं पर बैठी होती है। बिंगली कहती है जबकि हमारे पास 2 रेडिश मौजूद है तो इसके बाद हमें यहाँ पर देखना होगा कि जेड अब आगे क्या करेगी, जबकि दूसरी साथ यूशा उसके साथ ही बैठी होती है। यूशा से कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है बिंगली, मुझे ये बताओ तुम हमेशा बाहर जाती हो, बाहर तुम्हें किसी मर्द ने कभी टच किया है। बिंगली उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे काफी सारे मर्दों ने टच किया है, जब मैं किसी मर्द को कोई चीज पास करती हूँ तो मेरा हाथ उनके साथ टच होता है। ये बात सुनते सीनियर यूशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा कौन सा हाथ उसके हाथ के साथ टच हुआ है। वो एक नाइफ के साथ उसके हाथ को काटने लगे जबकि बिंगली चिल्लाकर उसे कह दिया सीनियर यूशा प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा मत करना। जबकि वो लोटस फ्लावर भी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसी वक्त जेड अपने हाथ में नाइफ लेती है और नाइफ देकर उनको वहाँ पर तैयार करने लगी है, उनको ऊपर से छेड़ने लगी है और उसके बाद उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी को भी गर्म किया होता है जिसके अंदर वो उनको उबालने लगी है। देखकर वो लोटस फ्लावर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जेड अपने हाथ पर दस्ताने चढ़ाती है और साथ ही अपने ब्लेड्स के साथ उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। यूशा अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और साथ ही बिंगली को भी कवर कर देती है और कह दिया हमें सिर्फ नहीं देखना चाहिए, उन बेचारी रेडिश के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर को रिफाइन करने के बाद उसके अंदर से स्नो लोटस फ्लावर निकाल लेती है और कहती है देखो मैंने इस फ्लावर को निकाल लिया है। तो वो लोग उसको देखते ही कहते हैं ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल्टर जेड उन लोगों से कहती है इस तरह के 9 स्टार लोटस फ्लावर को जो फुल ब्लूम में हो उसको हम लोग यूज करते हुए किसी की बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी को निकाल सकते हैं, काफी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इसको दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पर 3 फ्लावर्स की जरूरत है। 3 फ्लावर्स को यूज करते हुए हम उस लड़की की बॉडी के अंदर से ज्यादा कोल्ड एनर्जी को निकाल लेंगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, लिटिल क्रिस वहाँ पर एक और स्नो लोटस फ्लावर को लेकर आ जाती है और उसे कहती है एक और स्नो लोटस फ्लावर को ले आई हूँ, आप जल्दी से मेरा इनाम दो। जेड उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, एक बार हमारा रिचुअल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगी। जेड यहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर को भी तैयार कर देती है और वो तीनों स्नो लोटस फ्लावर को तैयार करने के बाद कहते हैं चलो अब टाइम हो चुका है, चलो अब जल्दी से रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फ्लावर्स को लेकर ल्यूसिया की बॉडी के इर्द-गिर्द रख देती है और वहाँ पर तीनों खड़ी हो जाती है और तीनों खड़ी होने के बाद अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वहाँ पर किसी स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करती है। तो उन तीनों फ्लावर्स के चमकने के साथ ही वहीं पर जेड अपने पास से नीडल्स निकालती है और नीडल्स को हमारी ल्यूसिया की बॉडी के अंदर दंसाने वाली है। लोग जहाँ पर अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारी ल्यूसिया की मेमोरीज कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगी, यानी कि वो उसके पास नहीं रहेंगी। जब वो जागेगी तो उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होगी, उसे जुंजी भी याद नहीं होगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेड अपने पास से कुछ नीडल्स निकालती है और उन नीडल्स को ल्यूसिया की बॉडी के अंदर लगा देती है। वो लोग यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, 9 स्टार लोटस फ्लावर को यूज करते हुए अपनी पावर्स के साथ उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो एक पपेट बन जाए, सारी मेमोरीज को वॉश कर दिया जाए। जबकि हमारे ल्यूसिया अपनी पास्ट यहाँ पर मेमोरीज बता रही हुई कैसे वो जुंजी के साथ मिली थी, क्योंकि ल्यूसिया ये दोनों ही बहनें जुंजी को पसंद करती थी, लेकिन मुझे पास में क्या हुआ था वो सब कुछ हमें बता रही होती है। तो यहीं पर एक सीन वो घर का भी दिखाती है। जुंजी के साथ शादी होने के बाद जब उसके घर वापस आ जाती है तो वो उसके कपड़े फोल्ड करके रख रही होती है, वो उसकी कमीज उठाती है और कहती है पता नहीं जुंजी कब वापस आएगा, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ। फिर साथ ही वो उस कमीज को सूंघते हुए कहती है इसके अंदर से उसकी स्मेल आ रही है और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है। कई बार उसे जाहू की बात याद आती है। जाहू ने कहा था कि अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों को एक ही रूम में सोना चाहिए। वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है इस बार जब जुंजी वापस आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ ये सब कुछ कर लेना चाहिए। फिर साथ ही वो शर्म के मारे वहीं पर लोटपोट होना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना। जुंजी भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है ल्यूसिया तुम्हें क्या हुआ, तुम किसके लिए तैयार नहीं हो। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है तुम वापस आ गए, तो यहाँ पर किसी बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं तो वैसी बस बातें कर रही थी। जुंजी उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर किसी बारे में तो बात कर रही थी कि तुम किसके लिए तैयार नहीं हो। ल्यूसिया पीछे की तरफ घूम जाती है, वो उसमें शर्मा रही होती है। फिर साथ ही वो उसके गाल के
ऊपर किस करना चाहती है, लेकिन किस करने की बजाय वो उसके गाल के ऊपर बाइट कर लेती है। शुंजी इस बात से काफी हैरान होता है। इसी के साथ ही वो जल्दी से भागती वहाँ से चली जाती है और दूसरे रूम में आने के बाद सोच रही होती है जी मैंने क्या कर दिया। मैं तो मूड बनाने के लिए उसकी गाल के ऊपर किस करने वाली थी, लेकिन मैंने गलती से उसके चेहरे के ऊपर बाइट कर लिया है। तो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा अजीब हूँ। वो अपने रूम में लेटी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। वो तो मेरे ऊपर हंस रहा होगा, वो मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। वो अपने रूम में ही सो जाती है। तो काफी रात के वक्त उसे आवाज आती है। वो उनका बैठ जाती है और कहती है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसे वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर उसके बिस्तर के नीचे बहुत सारे सांप होते हैं। वो सारे के सारे सांप उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है शुंजी तुम कहाँ पर हो, जहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। सारे के सारे स्नेक्स उसकी टांगों के साथ लिपट रहे होते हैं। हमारा शुंजी भागता हुआ उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लगता है कि तुमने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुंजी तुम्हारे पास है। उसे कहती है नहीं मेरे कमरे में बहुत सारे सांप थे, मैंने अभी उन सभी को देखा है। शुंजी कहता है नहीं वो स्नेक्स नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। उसे कहती है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारा शुंजी कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ ही वो फिर से वहाँ पर शुंजी की स्मेल को महसूस करती है और उसे कहती है शुंजी। शुंजी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। वो साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देती है। वो शुंजी को किस करके पीछे हटती है। अब हमारा शुंजी आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है। साथ हमारा शुंजी उसे अपने साथ लेकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहता है हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि ल्यूसियांग उस रात काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इसी वजह से शुंजी उसके साथ उसी के बिस्तर के ऊपर सो जाता है। हमारी ल्यूसियांग शुंजी की तरफ देख रही होती है। वो कहती है लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सारी की सारी खुशियां पा ली तुम्हारे साथ वो पल बिताकर। मुझे लगता है कि ये सारी खुशियां मेरी किस्मत में नहीं थी, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सजा मिलने वाली है। साथ ही ल्यूसियांग कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पर मुझे अकेले सजा दी जाए, लेकिन शुंजी को इस सब में मत घसीटा जाए। तो मुझे यहाँ पर सजा मिलनी है तो फिर मैं तैयार हूँ। और यहीं पर ल्यूसियांग को वो सारी की सारी बैड मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर मिस बिंगली उसे कह रही होती है एक लड़की हो जिसके पास 9 टर्मिनस वेन वाली बॉडी है और तुम एक डिजास्टर हो, तुम किसी के लिए भी मौत बन सकती हो। जबकि उसके फादर उसे कह रही होती है पता नहीं तुम्हारे जैसी बेटी मेरे पास कहाँ से आ गई, मुझे तुम्हारे जैसी बेटी नहीं चाहिए। क्या उसे कह दिया आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं और किसी को बताना मत कि तुम मेरी बहन हो। और यहीं पर ल्यूसियांग को बाहर से किसी की आवाज आ रही होती है। सीनियर जूशा उसके कान में बोल रही होती है। वो उसे कहती है जबकि सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओ। तुम्हारे मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से तुम्हारी सारी मेमोरीज हमें दे दो ताकि तुम्हारे पास ये सारी बुरी यादें ना रहे। अगर तुम्हारी सारी बुरी यादें चली जाएंगी तुम एक नई इंसान बन जाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद क्या वो सभी लोग तुम्हें याद कर रहे होंगे? कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। वो सभी लोग अब तक तो तुम्हें भूल चुके होंगे। अगर तुम यहाँ पर कहोगे कि तुम्हारा शुंजी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें याद रखेगा तो मुझे लगता है कि इम्पीरियल सिटी में जाने के बाद से वहाँ पर और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी और जैसे उसे कोई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। ल्यूसियांग यहाँ पर इस बात के ऊपर चलाना शुरू कर देती है और कहती है नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग है। मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जूशा यहाँ पर शुइकियांग की फॉर्म में उसके पास आती है और उसे कहती है बहना लगता है कि तुम्हें अभी तक इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमसे सिर्फ ये वादा किया है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन कोई भी कभी अपने वादे को पूरा नहीं करता। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन से शुंजी जिसको लाइक करता है वो तुम नहीं बल्कि शुइकियांग यानी कि मैं हूँ। देखा जाए तो मैंने उसको ठुकरा दिया, इसी वजह से उसने मेरी जगह पर तुम्हें अपना लिया। वो बार बार उसे कह रही होती है कि तुमने मेरी जगह ली है, तुमने मेरी जगह लिया। और हमारी ल्यूसियांग अपने कानों पे हाथ रख लेती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, किसी की भी जगह नहीं ली। शुंजी के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसी वजह से उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो जहाँ पर दुनिया के सभी लोग मुझे बुला दे तब भी शुंजी मुझे कभी भी नहीं भूलेगा और मैं कभी शुंजी को नहीं भूल सकती। बाकी के सभी लोगों की मेमोरीज को तुम लोग मिटा सकते हो, मैं शुंजी की मेमोरीज को कभी मिटने नहीं दूंगी। अगर वो मुझे भूल भी जाता है तभी मैं कभी भी उसे नहीं भूलने वाली, मैं हमेशा उसको याद रखूंगी, वो मेरे दिल में बसता है। उसी वक्त इल्यूजन में हमारा शुंजी उसके पास आता है। वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ ल्यूसियांग, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? वो जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और उसे कहती है मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारा शुंजी उसे कहता है तुम बिल्कुल पागल जैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसी के साथ हमारे शुंजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ल्यूसियांग मुझे देखकर काफी हैरान होती है। देखती है तो उसके हाथ के ऊपर उसका ब्लड लगा होता है, जबकि हमारे शुंजी के पेट में एक खंजर घुमा होता है और वो खंजर के हाथ में था। ल्यूसियांग ने वो खंजर उसको मारा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने शुंजी को मार दिया। शुंजी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है, लेकिन हमारे ल्यूसियांग को ऐसा लगता है कि उसने शुंजी को मार दिया है। वो शुंजी को उठाकर अपनी गोद में लेकर बैठी होती है और उसे कहती है शुंजी प्लीज मरना मत, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैंने नहीं किया। और इसी के साथ ही शुंजी उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। और उसकी बॉडी वहीं पर से स्पिरिट बन के उड़ जाती है। उसके बाद ल्यूसियांग के बारे में नहीं बताते कि आगे क्या हुआ। शायद ल्यूसियांग की बॉडी के ऊपर उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और उसके ब्रेन को वॉश कर लिया। हमारा नेक्स्ट सीन ब्लैक वाटर सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। हमारा शुंजी अपने दोस्तों के साथ और साथ ही मास्टर के डिसाइपल जिसका नाम जैंग जैन है उसको अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सभी लोग इंपीरियल सिटी तरफ जा रहे हैं। तो डिसाइपल जैंग उसे कहता है इस वक्त स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, आजकल तो यहाँ पर हर तरफ बहुत अच्छी सीनरी है, हर तरफ चेरी ब्लॉसम के ट्रीज ब्लूम कर रहे हैं और साथ में हर तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी घास है, उसमें अंदर बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे फूल है। इस तरह की सीनरी तुम्हें पूरे रास्ते में दिखाई देगी। हमें यहाँ पर अपने घरों के ऊपर पूरे 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच जाएंगे। मास्टर जैन कहते हैं अगर रास्ते में टाइग लाइन वाले हमारे पर फिर से अटैक करते हैं तो हम लोग उनसे निपट सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग ज्यादा हैं। वैसे जैन और शुंजी आगे आगे होते हैं। डिसाइपल जैन पीछे मां सिटी लॉर्ड के साथ होता है। वो सारी स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसे धोखा दिया गया, उसने कैसे किसी से एक मेडिसिन की बोतल खरीदी जो कि नकली निकली। लॉर्ड उसे कहते तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम एक ऐसी जगह के ऊपर से किसी के पास से मेडिसिन कैसे खरीद सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो असली मेडिसिन रखकर बैठा होगा और तुम्हें इतने सस्ते में असली मेडिसिन दे देगा? उसके पास से मेडिसिन खरीद कैसे ली? तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस तरह की मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी प्रॉपर शॉप में से मिल सकती है। डिसाइपल जैंग उसे
कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मुझे तो अपनी भी होश नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है कि वो बंदा कौन था जिसने मुझे वो मेडिसिन बेची थी। लोग चलते हुए आगे की तरफ भाड़ी होते हैं कि उसी वक्त सामने से एक बंदा आ रहा होता है, वो अपनी बास्केट उठाकर इनके पास से गुजर रहा होता है। सभी लोग उसके पास से गुजरते हैं तो डिसाइपल जैंग उसकी तरफ देखता है तो उसको पहचान लेता है। वो अपनी टोपी को नीचे की तरफ करते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। ये लोग जब आगे की तरफ निकलते हैं लीलॉर्ड से कहता है डिसाइपल जैंग अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इस बंदे को पहचानते हो? वो जल्दी से अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़ता है और कहता है वो बंदे जल्दी से रुक जाओ। वो बंदा भी बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। डिसाइपल जैंग बड़ी स्पीड से अपने घोड़े को लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसको पकड़ सके। असल में ये वही बंदा है जिसने इसे फेक मेडिसिन बेची थी। डिसाइपल जैंग अपने सारे साथियों को यहीं पर छोड़कर उस बंदे के पीछे अपना घोड़ा लेकर निकल जाता है। शुंजी कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लीलॉर्ड कहते हैं मुझे लगता है कि बंदा टाई क्लैन का एक मेंबर होगा, वो मोटू को अपने साथ लेकर चला गया है, मोटू उसके पीछे चला गया। अब हम सभी को यहाँ पर अकेले ही फाइट करना पड़ सकती है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए उसे देखने के लिए। सभी लोग जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक घोड़ा होता है। वो लोग कहते हैं घोड़ा तो यहीं पर है लेकिन मोटू कहाँ पर है? मोटू बैम्बू ट्रीज के अंदर से निकल कर आता है और कहता है बंदा यहाँ से निकल गया, मैं उसको पकड़ने वाला था। मानव शुंजी से कहता है क्या हुआ, वो बंदा कौन था? डिसाइपल जैंग यानी कि मोटू उनसे कहता है ये वही बंदा था जिसने मुझे धोखा दिया था, इसने मुझे वो ब्लू लिक्विड बेचा था, वो भी सस्ते दामों में, लेकिन वो नकली निकला। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते और कहते हैं तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया, मुझे लगा कि ये टाई क्लैन का बेचा हुआ कोई किलर था जो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले वहाँ से भगा कर ले गया, उसके बाद हम सभी को वहाँ पर मार डालेगा। ये लोग कभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। एक बंदा जो कि एक होटल में बैठा होता है, वो चाय का होटल होता है, वो उसे कहता है तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया गया है। ये सभी लोग कहते हैं अब ये आवाज कहाँ से आई है? वो मोटू लोगों से कहता है यही वो चाय खाना है जहाँ पर मैं बैठकर चाय पी रहा था, तो बंदा यहाँ पर आया था, मैंने उसके पास से ब्लू लिक्विड यहीं से खरीदा था। वो शॉप का ओनर से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। इस तरह के बंदे से पैसा वापस लेने की उम्मीद मत रखना क्योंकि उसने अभी तक पैसे सारे जाया कर दिए होंगे। ये बंदा हमारे गाँव के साथ वाले गाँव में रहता है और ये आसपास के लोग जो नए लोग होते हैं यहाँ से गुजरने वाले हैं उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बुल्लू बनाता है और उनके पास से पैसे ऐंठ लेता है। उसे कहता है जब तुम्हें पहले से पता था तुमने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी? उसे कहता है मैंने तुम्हें वहाँ पर वार्निंग दी थी, मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हें इसके पास से ये नहीं खरीदना चाहिए, जाओ जाकर किसी बड़े स्टोर से इस चीज को खरीदो, लेकिन तुम उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में थे, इसी वजह से तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। यही शॉप उन लोगों को बताता है कि उस बंदे की गैम्बलिंग के लिए इतना पैसा तो बहुत ज्यादा कम है, इतना पैसा तो वो एक ही दिन में उड़ा देगा। तो उसकी बच्ची के ऊपर तरस आता है, उसकी बेटी वो बहुत ज्यादा प्यारी है और बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, वो इस तरह की मेडिसिन बना सकती है, लेकिन उसका फादर बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। जो ब्लू लिक्विड तुमने उसके पास से खरीदा था वो ब्लू लिक्विड भी उसी लड़की ने बनाया था। उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे उसकी लड़की के बारे में बताया, उसने अपनी लड़की का नाम बताया था, उसकी लड़की का नाम लोरेन है। शंजी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, अपने पास से सिल्वर कॉइंस निकालता है और उस बंदे को देते हुए कहता है क्या तुम मुझे उस गांव तक लेकर जा सकते हो, मुझे उस लड़की लोरेन से मिलना है। बंदा भी जल्दी से वो सिल्वर कॉइंस रख लेता है, कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 45 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।